नमस्कार दोस्तों मैं अभिषेक कर्ण आप सभी का टॉप 5 डेली करंट अफेयर प्रोग्राम में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर बेहतर होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों 2 दिन हम करंट अफेयर का प्रोग्राम नहीं कर पाए, इसका कारण था कि तबीयत थोड़ा सा सही नहीं थी। तो अभी पहले से थोड़ा बेहतर है, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं कि फिर से हम पटरी पर वापस लौटें और फिर से आपकी न्यूज़ कवर हों। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं। तो अगर हम पहली बड़ी खबर की बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, वो इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड है। और अगर हम इस पहली बड़ी खबर की बात करें तो द हिंदू का आर्टिकल है और कह रहा है मुकुल रॉय डिस्क्वालिफिकेशन, बंगाल स्पीकर अप्रोचेस सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट ऑर्डर। अब ये पूरा मामला हम आगे कवर करेंगे क्या है। अभी सिंपल शब्दों में ये समझिए कि जो बंगाल का जो स्पीकर साहब हैं, बंगाल विधानसभा के जो स्पीकर हैं, वो पहुंच गए हैं कहाँ? सुप्रीम कोर्ट। क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो वहाँ के सांसद, जो वहाँ के विधायकों का यानी एमएलएस का जो डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है उसको जल्दी सॉल्व करिए। और अब हम यहाँ पर समझेंगे कि क्या डिस्क्वालिफिकेशन का मामला है, या फिर हम समझेंगे कि भारत में एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, दल बदल अधिनियम क्या है, दल बदल नियम क्या है। तो चलिए समझते हैं, इस पूरी न्यूज़ पर आएंगे। लेकिन हम राजनीतिक चर्चा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ये नहीं चर्चा करेंगे कि ये टीएमसी का मामला क्या है, बीजेपी का मामला क्या है। बेसिकली ये जो न्यूज़ है ये एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है, दल बदल अधिनियम से रिलेटेड है। दल बदल अधिनियम का मतलब कि अगर कोई सांसद या विधायक एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाए तो उसे दल बदल कहते हैं और इसको संविधान के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। तो हम इसको विस्तार से कवर करेंगे। हम टीएमसी और बीजेपी की राजनीति में नहीं जाएंगे कि इनकी हम आपसी राजनीति में जाएं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पूरा मामला क्या। देखिए, हमें पर यहाँ पर यह समझना है कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है, क्यों एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है। तो सबसे पहले चीज़ ये होता क्या है। देखिए, ये बेसिकली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज यानी एमपी यानी सांसद और एमएलए और विधायकों के दल बदल से संबंधित है, या दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो इनके दल बदल को टैकल करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्या ये मूल संविधान में मौजूद था। जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ तो क्या एंटी डिफेक्शन लॉ हमारे संविधान में मौजूद था? तो बिल्कुल नहीं मौजूद था, बल्कि इसको 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा, मैं लिख दे रहा हूँ, 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में 10th शेड्यूल में शामिल किया गया। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन जाता है कि ये इसको भारत के संविधान में 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 52वें संविधान संशोधन 1985 के तहत 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया। अब इसको अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर एक समस्या दिखती है। देखिए, जो चीज़ संविधान का भाग होती है उसको हम लॉ या अधिनियम नहीं कहते हैं, लेकिन इसको लोकप्रिय भाषा में एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल रोधी अधिनियम ही कहते हैं। तो याद रखिएगा, लोकप्रिय रूप में इसको कहते हैं, लेकिन जो चीज़ संवैधानिक हो, जिसको संविधान में सम्मिलित किया गया हो, उसको अधिनियम या लॉ कहने से बचिएगा, पहली चीज़। अब हम आते हैं कि हमने ये समझ लिया होता क्या है, हमने ये समझ लिया कि इसको किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया है। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देखेंगे कि इसी एंटी डिफेक्शन लॉ में जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में शामिल है, यहाँ पर क्या किया गया है कि अगर कोई एक सदस्य यानी किसी पार्टी का एक सदस्य दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें कि भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य कांग्रेस में सम्मिलित हो जाता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सदस्यता उसकी चली जाएगी। लेकिन अगर पार्टी के कुछ सदस्य, यानी जैसे पहले था जब ये कानून आया था तो कहा गया था कि 1/3 सदस्य अगर मर्जर करते हैं तो फिर वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। मतलब ये हुआ कि डिस्क्वालीफाई कब होंगे? जब एक व्यक्ति एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है। लेकिन अगर 1/3 सदस्य
क्या करें, दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाए तो वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, क्योंकि उसको हम दल बदल नहीं कहेंगे, बल्कि उसको हम कहेंगे ये एक प्रकार का मर्जर है या विलय है, पहली चीज़। लेकिन इसी जो प्रोविज़न है इसमें 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा कुछ संविधान संशोधन किया गया, यानी 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कुछ जोड़ा गया। और जो पहले सीमा थी कि 1/3 सदस्य जाएंगे तब दल बदल माना जाएगा, बाद में 2/3 कर दी गई। 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा सीमा बढ़ा दी गई। जो मूल अधिनियम था या जिसको हम एंटी डिफेक्शन लॉ कहते हैं, उसमें 1/3 सीमा थी और बाद में 2/3 कर दी गई। मतलब ये हुआ कि पहले था कि अगर 1/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इसको मर्जर माना जाएगा, इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। बाद में क्या हो गया कि अगर 2/3 सदस्य जाएंगे तो उसको मर्जर माना जाएगा, उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। अब बात आती है कि अगर किसी सदस्य पर एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कार्यवाही होती है तो निर्णय कौन देता है, यानी कि अगर किसी सदस्य पर यह आरोप लगाया जाता है कि वो दल बदल के तहत संसद की सदस्यता से मतलब निरहित हो जाता है या उसकी सदस्यता के लिए वो मतलब योग्य नहीं है, तो इसका डिसीजन कौन करता है, तो इसका डिसीजन कौन करेगा, इसका डिसीजन राज्यसभा की स्थिति में सभापति और लोकसभा की स्थिति में अध्यक्ष करता है। परंतु कि होतो होलोवान केस में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अध्यक्ष या राज्यसभा की स्थिति में सभापति का जो डिसीजन होता है वो जुडिशियल रिव्यू से अलग नहीं है। मतलब ये हुआ कि भारत में एक केस हुआ था और केस का नाम क्या था, भारत में एक केस हुआ था, केस का नाम था की होतो होलोहान 1992। और इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि जो ये सभापति राज्यसभा की स्थिति में सभापति और लोकसभा की स्थिति में अध्यक्ष का जो डिसीजन आएगा दल बदल से संबंधित, उसका जुडिशियल रिव्यू न्यायपालिका कर सकती है। जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कौन, न्यायपालिका। ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा था कि जुडिशियल रिव्यू तो कर सकती है, लेकिन जब तक स्पीकर का निर्णय, मतलब स्पीकर जब उस पर कार्यवाही कर रहा है जब तक स्पीकर का निर्णय नहीं आ जाता तब तक न्यायपालिका उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि न्यायपालिका कब हस्तक्षेप करेगी, जब स्पीकर या सभापति अपना डिसीजन दे देगा, न्यायपालिका तभी उसमें हस्तक्षेप करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इसमें एक कमी है वो ये है कि स्पीकर या सभापति के ऊपर किसी प्रकार की टाइम बाउंडिंग नहीं है या टाइम ड्यूरेशन निर्धारित नहीं है कि उसको एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड जो भी मामले हैं उनका निर्णय कितने समय में करना है। तो ये इसका एक लूप होल है जिसका फ़ायदा उठाती हैं अक्सर रूलिंग पार्टीज़। तो ये हमने समझ लिया इसका बैकग्राउंड। अब हम समझते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड्स कौन से हैं, किस आधार पर किसी सदस्य को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। देखिए, आपको पता है कि संसद के राज्य विधानसभाओं में बेसिकली 3 प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो होते हैं इलेक्टेड मेंबर्स जो किसी पार्टी से आते हैं, दूसरे होते हैं निर्दलीय सदस्य इंडिपेंडेंट मेंबर्स, और तीसरे होते हैं नॉमिनेटेड सदस्य जिनको राष्ट्रपति या राज्य की स्थिति में राज्यपाल नामित करता है, वो सदस्य। तो सबसे पहले अगर हम देख लें कि इलेक्टेड मेंबर जो किसी पार्टी के टिकट से आते हैं, तो पहली चीज़ ये होती है कि अगर जो इलेक्ट वाले मेंबर होकर आए हैं, और हो सकता है वो मेंबर किसी पार्टी के टिकट पर सदन में आए और उसके पश्चात वो क्या करे कि वो उस पार्टी से की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर आया है और जब वो आ गया है तो उसने उसकी सदस्यता से, पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया हो, तो उसकी सदन की सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी। यही दल बदल अधिनियम कहता है। सेकंड पॉइंट है जो मतलब इसी सदस्य के बारे में जो किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर आया, मान लिया भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य है और किसी मुद्दे पर संसद में चर्चा चल रही है, तो आपको पता है कि प्रत्येक पार्टी अपना एक विहिप या सचेतक नियुक्त करती हैं। इसका काम क्या होता है कि किसी मुद्दे पर किस और वोट करना है या किस पक्ष में वोट करना है। जो सरकार का स्टैंड होता है वो बेसिकली जो सबसे सीनियर या जो प्रधानमंत्री के सबसे करीब नेता होता है उसको घोषित कर दिया जाता है विहिप। अब इसका काम क्या होता है, ये सभी सदस्यों को बताता है कि किस पक्ष में वोट करना है या किस दिन वोट हो रही है उस दिन एब्सेंट नहीं होना है।
मान लिया कि कभी सदन में वोटिंग हो रही है और संसद में उस पार्टी का, जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई सदस्य जो भारतीय जनता पार्टी का विहिप बताए कि इस पक्ष में वोट करना है, उसके खिलाफ वोट कर दे या फिर अनुपस्थित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी वो उसको दल बदल माना जाएगा और वो सदन की सदस्यता के लिए निरहित हो जाएगा या वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसको 15 दिन का समय दिया जाता है अपना पक्ष रखने के लिए। यदि 15 दिन में वो पक्ष रखता है और उससे सहमत हो जाता है, पार्टी सहमत हो जाती है, तो उसको हटाया नहीं जाता है सदस्यता से। अगर सहमत नहीं होती है तो उसको फिर हटा दिया जाता है, ये प्रोविज़न है। दूसरी बात ये आती है कि जो इंडिपेंडेंट मेंबर्स होते हैं, निर्दलीय सदस्य होते हैं, निर्दलीय सदस्य या निर्दलीय रूप से चुनकर आएँ और कोई पार्टी ज्वाइन कर ले आकर, तो इस स्थिति में वो क्या हो जाते हैं, डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। मतलब कि वो निर्दलीय रूप से चुनाव लड़कर आए हैं संसद में, मान लिया लोकसभा में पहुंचे और लोकसभा में पहुंचने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, तो वो संसद की सदस्यता के लिए डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। अगर हम तीसरी बात करें नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ सचिन तेंदुलकर का, कि आपको पता है कि राष्ट्रपति के पास 12 सदस्यों को राज्यसभा में नामित करने की शक्ति होती है। राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के आधार पर। अब मान लो, चलो कला की बात कर लो और रेखा जी जो एक्ट्रेस भी हैं, काफ़ी महान हस्ती हैं, उनको नॉमिनेट किया जाए। अब रेखा जी पहुँचे नॉमिनेट होकर और उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो 6 महीने के अंदर, यानी जो भी राष्ट्रपति द्वारा नामित सदस्य होते हैं कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के संदर्भ में, उनके पास ये ऑप्शन होता है कि 6 महीने के अंदर अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन 6 महीने अगर उनके नामित होने से 6 महीने के बाद उन्होंने कोई पार्टी ज्वाइन की है तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो यही पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ है। अब एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड समय समय पर बहुत सारे मुद्दे देखने को मिलते हैं। कभी आपको राजस्थान में सचिन पायलट जी वाला मुद्दा देखने को मिलता है, तो कभी आपको यहाँ पर दिखाए मुकुल रॉय जी का मुद्दा पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि मुख्य मुद्दा है क्या। देखिए, जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, कई आलोचक इसकी तारीफ करते हैं, कुछ लोग इसकी बुराई करते हैं, तो हम एक मध्यम मार्ग निकालने का प्रयास करेंगे। जैसे पहला बात क्या है कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जो संविधान में पार्लियामेंट डेमोक्रेसी की बात की गई है, हमारे संविधान की आत्मा है डेमोक्रेसी या लोकतंत्र, लेकिन जब एंटी डिफेक्शन लॉ आ जाता है तो जो सदस्य होते हैं उनको क्या होता है, आप अपनी पार्टी के कहने से वोट करोगे, आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते हो, तो उनकी जो लोकतांत्रिक शक्ति है उसको कम किया जा रहा है। कुछ लोग इस आधार पर इसकी आलोचना करते हैं, लेकिन लोकतंत्र का जो व्यापक अर्थ है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप पार्टी बदलते रहो या फिर सरकार के खिलाफ वोट करो। राजनीतिक स्टेबिलिटी या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी होती है, इसलिए शायद ये अधिनियम सही है। दूसरी चीज़ क्या आता है कि हमने एक चीज़ तो ये समझ ली, पहली चीज़ हमने क्या समझी कि जो पार्लियामेंट डेमोक्रेसी पे अक्सर चर्चा होती है, तो उसमें होता क्या है कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी में ऐसा माना जाता है कि प्रत्येक सांसद का या प्रत्येक विधायक का अपना एक मत होता है, लेकिन विहिप या सचेतक जो नियुक्त करती हैं पार्टियां सदन में, उनके कहने पर उस सांसद या विधायक को वोट देना पड़ता है, तो उनका अपना जो विचार होता है वो कहीं पीछे चला जाता है, लेकिन स्थिरता के लिए ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट क्या है कि कंट्रोवर्शियल जो स्पीकर का रोल होता है, जैसे आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड यानी दल बदल जो भी मामले होंगे डिफेक्शन से रिलेटेड, उसमें स्पीकर निर्णय करता है। अब यहाँ पर स्पीकर का निर्णय हमेशा कंट्रोवर्शियल होता है। कैसे, ये समझते हैं। देखिए, स्पीकर ज़्यादातर उस पार्टी का होता है जो सत्ता में होती है। आप अगर वेस्ट बंगाल में देखो तो टीएमसी का होगा, अगर आप यूपी में देखो तो बीजेपी का होगा। अब जिस पार्टी का स्पीकर होता है, अगर उसी पार्टी के किसी सदस्य का, मान लिया उसको कहा गया कि मान लिया उस पार्टी का कुछ झाम हो जाता है, मान लिया किसी दूसरी पार्टी का सदस्य, अगर हम टीएमसी बंगाल की बात कर लें तो आपको पता है मुकुल रॉय बीजेपी के थे और टीएमसी में आ गए, तो मान लिया कि बीजेपी का कोई सदस्य टीएमसी में आता है, अब वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई कर गया, लेकिन निर्णय की शक्ति क्या होती है, स्पीकर की होती है, स्पीकर निर्णय करेगा। मैंने एक कमी पहले बताई है कि टाइम ड्यूरेशन इस एक्ट में निर्धारित या इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में निर्धारित नहीं किया गया था कि स्पीकर या चेयरमैन कितनी दिन में या कितने समय में निर्णय करेगा। अब समस्या क्या होती है कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसका स्पीकर निर्णय करता नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको उस सदस्य को बचाना होता है।
तो ये यहाँ पर एक समस्या है जो काफ़ी बड़ी समस्या और जिसका हर राज्य में आप देखोगे कि दुरुपयोग होता है कि अगर दूसरी पार्टी के दल बदल का मामला होता है तो स्पीकर या चेयरपर्सन जो भी चेयरमैन होता है वो फटाक से निर्णय करता है, लेकिन अगर जो पार्टी सत्ता में है उसका स्पीकर होता है बेसिकली, अगर उस पार्टी में कोई सदस्य दूसरी पार्टी से आया है तो स्पीकर उस पर निर्णय करने से बचता है, क्योंकि इसमें एक लूप होल है। लूप होल ये है कि कोई टाइम ड्यूरेशन निर्धारित नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन भी है कि हो तो होलोहान 1992 केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक स्पीकर निर्णय नहीं कर देता है सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही डिसीजन दे रखा है कि स्पीकर जब तक निर्णय नहीं कर देता है। अभी क्या यहाँ पर हुआ है बंगाल में कि जो मुकुल रॉय जी हैं ये बेसिकली आए हैं किससे, बीजेपी से टीएमसी में। अब जो कलकत्ता की हाई कोर्ट है उसने कहा है कि जल्दी डिसीजन करिए, मतलब स्पीकर से कहा है। स्पीकर इस बात के खिलाफ पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट की जो एंटी डिफेक्शन लॉ है उसमें टाइम ड्यूरेशन तो निर्धारित नहीं है, तो ये जो हाई कोर्ट है हमारे ऊपर प्रेशर क्यों डाल रही है। तीसरी जो आलोचना होती है इस एक्ट की या एंटी डिफेक्शन लॉ की, तो इसकी आलोचना इस आधार पर होती है कि इसमें सदस्यों के तो दल बदल को रोकने का प्रयास किया गया है, डिफेक्शन को रोकने का प्रयास किया गया है, लेकिन किसी पार्टी के स्प्लिट को या विभाजन को रोकने का प्रयास नहीं किया गया है, क्योंकि साफ साफ जिक्र किया गया है कि 2/3 सदस्य अगर किसी पार्टी के दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। तो कुछ आलोचक ये कहते हैं कि ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये अपने आप में पूर्ण नहीं है। क्यों पूर्ण नहीं है? क्योंकि अगर 2/3 सदस्य चले जाते हैं, जो हमने 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा किया था, तो इसको किसी भी प्रकार का डिफेक्शन या दल बदल नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2/3 सदस्य जब जाते हैं तो उसको विलय या मर्जर माना जाता है। उसके अलावा जो चौथी आलोचना होती है कि इस प्रकार के डिफेक्शन से, दल बदल से समस्या ये होती है कि जो सरकार की सामान्य फंक्शनिंग होती है, कार्य प्रणाली होती है, वो प्रभावित होती है। एक अंतिम आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इस होता क्या है कि मतलब जो अगर आपको पता है कि 2/3 सदस्य अगर दूसरी पार्टी में जाएंगे तो उसको डिफेक्शन या दल बदल नहीं माना जाएगा, उसको क्या माना जाएगा? उसको माना जाएगा मर्जर। तो यहाँ पर होता क्या है, हॉर्स ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब कि सांसदों और विधायकों की बड़ी संख्या में खरीद फरोख्त शुरू हो जाती है, ताकि कोशिश की जाती है कि दूसरी पार्टी के 2/3 सदस्यों को अपने में मिला लिया जाए, जिससे क्या समस्या होगी, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि पूरा मामला है क्या। अब यहाँ पर समस्या ये आती है कि जब टाइम ड्यूरेशन निर्धारित नहीं है कि स्पीकर कितने दिन में फैसला करेगा, तो स्पीकर उसको सालों साल फंसाया रहता है फैसले को, अगर अपनी पार्टी के सदस्य का मामला है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जितने भी एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड मामले होते हैं, दल बदल से रिलेटेड मामले होते हैं, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाए जाने की ज़रूरत है, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा या जिसका मतलब कौन हेड होगा, उसका हेड सुप्रीम कोर्ट का एक जज होगा। तो ये एक अच्छी सिफारिश है कि अगर एक ट्रिब्यूनल या अधिकरण बना दिया जाए तो वहाँ पर इसका फैसला टाइम ड्यूरेशन में या निश्चित समय अंतराल में किया जा सकता है। तो उम्मीद है इस पूरी न्यूज़ को आप लोग समझ पाए होंगे। अभी जो न्यूज़ थी आप एक बार फिर से चेक कर लीजिए, मुकुल रॉय जी से थी। ये पहले भाजपा के नेता थे और अभी क्या हुआ है, ये टीएमसी में शामिल हो गए। तो पूरा मामला इसी से रिलेटेड है। अतिशय तिवारी गुड मॉर्निंग भाई, अमन सिंह गुड मॉर्निंग, दीपक सिंह गुड मॉर्निंग, आदर्श शुक्ला गुड मॉर्निंग भाई। तो उम्मीद है आप लोग पहली न्यूज़ को समझ पाए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा गौर करिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो आपको लिखना क्या है, पहली चीज़ तो सबसे पहले अगर आप नोट्स बना रहे हो, सिनॉप्सिस बना रहे हो, तो मैं बता दे रहा हूँ कि आपको लिखना क्या। देखिए, सबसे पहले तो आप ये लिखेंगे कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। 1985 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किस भाग में शामिल किया है? 10वीं अनुसूची में, 10th शेड्यूल में। अब इसके कुछ आप पॉइंट्स लिखोगे, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि पॉइंट्स कैसे लिखोगे इसके। पहले तो आप लिखोगे इलेक्टेड मेंबर्स, के बारे में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इंडिपेंडेंट या निर्दलीय।
तीसरा नॉमिनेटेड मेंबर, अब नॉमिनेटेड मेंबर के बारे में मैंने क्या बताया कि 6 महीने तक वो पार्टी कोई ज्वाइन कर सकते हैं बिफोर 6 मंथ्स। अगर 6 महीने के बाद यानी जब उनको नॉमिनेट किया जाता है, जैसे रेखा जी या सचिन तेंदुलकर को नॉमिनेट किया गया राज्यसभा में, तो 6 महीने तक वो कोई पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। इंडिपेंडेंट मेंबर अगर कोई पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। पहले पॉइंट में इलेक्टेड मेंबर 2 प्रकार से डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। पहले प्रकार से डिस्क्वालीफाई कैसे कर सकते हैं कि वो अगर स्वैच्छिक रूप से अपनी सदस्यता त्याग दें, और दूसरे तरीके से कैसे कि वो अगर अपनी पार्टी के खिलाफ वोट करें तो वो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं सिनॉप्सिस नोट। आपने पूरा 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 जिससे 10th शेड्यूल जोड़ा गया था, ऐसे नोट्स बना दिए। और लास्ट में एक बात याद लिख लीजिएगा कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा मर्जर कितना कर दिया गया है कि अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी में जाते हैं तो इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। साथ ही साथ नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1/3 जा पहले 1/3 था कि 1/3 सदस्य जाएंगे तो उसको मर्जर नहीं माना जाएगा, सॉरी उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। 91 संविधान संशोधन के माध्यम से 2/3 सदस्य कर दिया गया है कि अब अगर किसी पार्टी के 2/3 सदस्य दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं तो इसको दल बदल नहीं माना जाएगा। अब ये क्यों बनाया गया ये समझ लीजिए, ये एक्ट क्यों बनाया गया, थोड़ी सी बात बताता हूँ। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है हरियाणा की। हरियाणा में एक विधायक होते थे, उनका नाम था गया राम। ध्यान से सुनिएगा, मैं एक कहानी बताता हूँ, आपको पता चलेगा कि दल बदल की अहमियत क्या है। देखिए, हरियाणा में एक विधायक थे, विधायक का नाम था गया राम। अब गया राम जी ने एक ही दिन में 5 पार्टियां बदल ली, यानी सुबह से लेकर शाम तक उन्होंने 5 पार्टियां बदली। इससे एक बहुत मतलब प्रसिद्ध एक कथन प्रसिद्ध हो गया, और उसी दिन से यानी 1970s की ये बात है, तभी से कथन बड़ा प्रसिद्ध हो गया, आया राम गया राम। तो इसी के बाद से, और उसके बाद भी बहुत सारी घटनाएं हुई, लेकिन जो सबसे लैंडमार्क घटना थी वो यही थी। घटना ये थी कि मतलब हरियाणा के एक विधायक थे, एमएलए थे, उनका नाम था गया राम। उन्होंने एक ही दिन में 5 पार्टियां बदली, इसलिए कथन प्रसिद्ध हुआ आया राम गया राम। और उसके बाद फिर धीरे धीरे इसकी बात होने लगी थी कि कुछ रोक लगानी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए बात करते हैं, जनता ने जो लोकतंत्र के लिए उनको चुना है उसकी पूर्ति नहीं करते हैं। तो उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम चलेंगे आज की दूसरी खबर पर। अब अगर हम दूसरी न्यूज़ देखें तो ये आप अगर हम बात करें सिविल सर्विसेज की, यूपीएससी यूपीपीएससी की, तो ये पेपर नंबर 1 में आ सकता है। आपको पता है कि ये मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित है। और अभी क्या न्यूज़ है, पीएम मोदी पेज ट्रिब्यूट्स टू फ्रीडम फाइटर श्यामजी कृष्ण वर्मा। पीएम मोदी जी ने 4 अक्टूबर को श्यामजी कृष्ण वर्मा जी की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो पीएम मोदी ने इनको ट्रिब्यूट किया है और इनके कार्यों की सराहना की है। तो हम समझते हैं कि आखिर ये हैं कौन और क्या है पूरा मामला। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। देखिए, श्यामजी कृष्ण वर्मा, ये आप इनकी तस्वीर देख रहे होंगे, ये हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 में मांडवी टाउन में कच्छ जिले में गुजरात में हुआ था। ये गुजरात के कच्छ जिले के मांडवी टाउन में इनका जन्म हुआ था। और दूसरी बात यह है कि इनके बारे में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कई भाषाओं के ज्ञानी थे, जिसमें से एक महत्वपूर्ण भाषा संस्कृत थी। ये संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञानी कहे जाते थे, और ऐसा माना जाता है, कहा जाता है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे जो इनके संस्कृत के ज्ञान से, जिनका नाम था मोनियर विलियम्स ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर थे, और श्यामजी कृष्ण वर्मा की संस्कृत की नॉलेज से बहुत प्रभावित थे। और उसी के बाद उन्होंने इन पर गौर करना शुरू किया, क्योंकि पहले उन्हें लगता था कि कोई ऐसे हैं। जब उनको पता चला कि इनकी संस्कृत की नॉलेज बहुत ज़्यादा है तो वो इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात आती है कि इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा जी के प्रेरणा स्रोत बाल गंगाधर तिलक जी थे, और साथ ही साथ इनके प्रेरणा स्रोत दयानंद सरस्वती जी थे। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि अगर आप किसी अच्छे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो कि
इनके प्रेरणा स्रोत कौन थे। जैसे अक्सर पूछा जाता है गांधी जी के प्रेरणा स्रोत कौन थे या गांधी जी अपने के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं की, जैसे इन्होंने लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, साथ ही साथ लंदन में इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की। अब ये इंडियन होम रूल सोसाइटी और इंडिया हाउस का काम क्या था, ये दोनों लंदन में रहने वाले जो भी युवा थे उनके मन में भारतीय जो क्रांति चल रही थी या राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसके प्रति श्रद्धा जगाते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदारी के लिए उनको प्रेरित करते थे। साथ ही साथ ये एक मंथली मैगजीन का भी पब्लिकेशन करते थे। उस मैगजीन का नाम था इंडिया सोशलॉजिस्ट और इसके माध्यम से भी ये देश की स्वतंत्रता की बात को पुरजोर तरीके से रखते थे। इसी मैगजीन में अपने विचार व्यक्त करने के लिए इनको लंदन में काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण इनके बारे में बात है कि जो इनकी मैगजीन थी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, याद रखिएगा इंडिया या इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, मैगजीन का नाम बहुत पूछते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसके माध्यम से भी अपनी जो विचार थे उनको रखते थे और लोगों को प्रभावित करने का प्रयास करते थे। जब बम्बई में या बॉम्बे में आर्य समाज बना तो आर्य समाज के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बम्बई में जब आर्य समाज की ब्रांच आई तो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, श्याम जी कृष्ण वर्मा थे। अब हुआ क्या कि ब्रिटेन में लगातार ये काम कर रहे थे और ब्रिटेन में आपको पता है कि क्रांतिकारी कई बड़े काम कर रहे थे और कई बड़े कामों में आपको ये भी पता है कि कई वहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर भारतीयों ने जाकर ब्रिटेन में ब्रिटेन के अधिकारियों को मारा। तो उससे ये हुआ कि जो इनका इंडिया हाउस था लंदन में उसको इनको बंद भी करना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगा था और अंततः ये वहाँ पर जो ब्रिटेन में इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी उससे परेशान होकर ये पेरिस चले गए और पेरिस से फिर ये अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने लगे। उसके बाद आपको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर छिड़ गया, यानी 1914 से 1918। प्रथम विश्व युद्ध छिड़ने के बाद श्याम जी कृष्ण वर्मा को पेरिस भी छोड़ना पड़ा और उनको जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में शरण लेनी पड़ी, जहां उन्होंने 1930 में अपनी अंतिम सांस बिताई। तो ये रहा इनका छोटा सा परिचय जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो याद रखिएगा, श्याम जी कृष्ण वर्मा हमारे प्रसिद्ध फ्रीडम फाइटर हैं जिन्होंने भारत, न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर लंदन, पेरिस, लंदन आप ऐसे समझ लो ब्रिटेन, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड में रहकर भी भारत की क्रांति की अग्नि को जलाए रखा। तो ये रही हमारी दूसरी न्यूज़ जो श्याम जी कृष्ण वर्मा से रिलेटेड है और इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम में नेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन बनते हैं और करंट से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। अब हम चलेंगे आज की तीसरी बड़ी खबर पर। अब तीसरी बड़ी खबर क्या है कि जागरण जोश का आर्टिकल है, न्यू टाइगर रिजर्व इन छत्तीसगढ़, ऑल यू नीड टू नो। छत्तीसगढ़ का नया टाइगर रिजर्व एक घोषित हो गया है और ये हमारे देश का, जितना मुझे याद आ रहा है पहले 52 थे और अभी एक ये हो गया तो 53 होंगे। इस बात को आप लोग एक बार इंटरनेट से चेक कर लीजिएगा कि कुल कितने हैं। मुझे जितना याद आ रहा है जब मैंने लास्ट बार चेक किया था तो 52 थे। अगर उसके बाद कोई घोषित नहीं हुआ है तो अभी ये नया घोषित हुआ है टाइगर रिजर्व, तो कितने हो गए? 53 हो गए। क्वेश्चन पूछा जाता है तो अक्सर ये भी पूछ दिया जाता है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो ये याद कर लीजिएगा, नोट्स बनाते टाइम इसको लिख लीजिएगा। जो मुझे याद आ रहा है 52 पहले थे, एक अभी, लेकिन एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा तो ज़्यादा अच्छी बात होगी। अब चलिए समझते हैं कि नया टाइगर रिजर्व है कौन सा। देखिए, अगर हम बात करें इस नए टाइगर रिजर्व की, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने घोषित किया है, तो सबसे पहले ये समझ लो ये है क्या। देखिए, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर, इनके कुछ भागों को मिलाकर क्या बना दिया गया है, एक टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर टाइगर पाए जाते हैं। ये छत्तीसगढ़ का आपको मैप दिख रहा है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क आपको ये दिखेगा, पहली चीज दिख गई। दूसरी चीज आपको दिखी क्या? दूसरी चीज आपको दिखी यहां पर, यानी कौन कौन से याद रखिएगा। पहली चीज गुरु घासीदास नेशनल पार्क और तैमूर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, पहली चीज याद रखिएगा।
दूसरी चीज, अगर हम इसको इस मामले में देखें तो ये आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश दिखेगा, उधर झारखंड दिखेगा, तो ये छत्तीसगढ़ के नॉर्थ में स्थित है। यानी ये जो टाइगर रिजर्व घोषित हुआ है मध्य प्रदेश और झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तो इस बात को गौर करिएगा कि ये मध्य प्रदेश और झारखंड के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है, इस बात को याद रखिएगा। इससे इस टाइप से किसी बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कि ये जो नया टाइगर रिजर्व है ये किन दो राज्यों के साथ, यानी छत्तीसगढ़ का ये नया टाइगर रिजर्व किन दो राज्यों के साथ अपनी सीमाएं साझा करता है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में किस एक्ट के द्वारा टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। तो भारत में एक एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका एक सेक्शन है सेक्शन 38(5)(1) यानी 38(5)(1) के द्वारा भारत में टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है। याद रखिएगा, भारत में जो भी टाइगर रिजर्व घोषित किया जाता है वो किसके द्वारा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के द्वारा घोषित किया जाता है। हिंदी में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा घोषित किया जाता है। इसमें एक धारा है, यानी जिसको हम बोलते हैं सेक्शन 38(5)(1), इसके द्वारा टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया जाता है। ये छत्तीसगढ़ का चौथा टाइगर रिजर्व है और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। अगर मैं सही हूँ इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि भारत का ये कौन सा टाइगर रिजर्व है। क्यों? क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें देखिएगा। अब हम आ जाते हैं इनके बारे में। गुरु घासीदास नेशनल पार्क, अगर हम ये देखें गुरु घासीदास नेशनल पार्क की बात करें तो कहा जाता है कि गुरु घासीदास नेशनल पार्क एक सतनामी क्रांति, मतलब सतनामी एक रिफॉर्मिस्ट थे, समाज सुधारक थे। उन्हीं के नाम पर, उन्हीं का नाम था गुरु घासीदास, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया गुरु घासीदास नेशनल पार्क, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके बारे में ये है कि ये एशियाटिक चीता जिसको बोलते हैं, यानी एशियाटिक चीता का ये अंतिम वास स्थल बोला जाता है, यानी एशियाटिक चीता, यानी एशियाटिक चीता का ये अंतिम वास स्थान बोला जाता है। कहा जाता है अंतिम बार एशियाटिक चीते को यहीं पर देखा गया था। दूसरी बात क्या आती है कि एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भी इसमें जोड़ा गया है, तिमोर पिंगला और तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अगर हम तमोर की बात करें तो तमोर हिल है या पहाड़ियाँ हैं, छत्तीसगढ़ में तमोर की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं। साथ ही साथ अगर हम पिंगला की बात करें तो पिंगला एक प्रकार का नाला है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया तमोर पिंगला। अब बात आती है कि इसको घोषित किसने किया है, द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने घोषित किया है 5 अक्टूबर 2021 को। तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में ले लीजिए, क्योंकि किसी भी अथॉरिटी से रिलेटेड, किसी भी बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की, तो इसकी स्थापना, पहली बात तो ये एक प्रकार की स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब या वैधानिक निकाय का मतलब होता है कि ऐसी कोई बॉडी, ऐसा कोई निकाय जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा हुई हो। फिर से सुनिए, ऐसी कोई बॉडी, ऐसा कोई निकाय जिसकी स्थापना संसद के लॉ के द्वारा, एक्ट के द्वारा हुई हो, उसे ही हम बोलते हैं स्टैचुरी बॉडी। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। इसका मुख्य काम क्या है कि भारत में टाइगर का कंजर्व करना, टाइगर का कंजर्वेशन करना, जो भारत में टाइगर हैं उनको संरक्षित रखना ही इसका मुख्य काम है। तो ये हमारी तीसरी न्यूज़ हो गई, तो याद रखिएगा सारी चीज़ें। अब हम चलेंगे आज की चौथी खबर पर, और चौथी खबर IR से रिलेटेड है, क्योंकि दुनिया एक अलग प्रकार के युद्ध में जा रही है। एक हो सकता है युद्ध हो जाए, तो इसी से रिलेटेड हम एक न्यूज़ कवर करेंगे। 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पी लेता हूँ। देखिए, अब हम देखते हैं BBC हिंदी का आर्टिकल है। सिर्फ BBC हिंदी की ये आर्टिकल नहीं है, सॉरी BBC हिंदी बोल रहा हूँ, BBC इंग्लिश का है। BBC न्यूज़ का ये आर्टिकल है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि IR से रिलेटेड एक मुद्दा है। मुद्दा कवर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस टाइम सारे न्यूज़पेपर में आप देखेंगे तो ये न्यूज़ चारों तरफ छाई हुई है और सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ है। अब समझते हैं ये है क्या। देखिए आर्टिकल क्या कह रहा है, आप समझ ही गए होंगे। चाइना ताइवान मिलिट्री टेंशंस वर्स्ट इन 40 ईयर्स।
इसका मतलब ये हुआ कि चाइना और ताइवान के जो इस समय टेंशन हो गया, मिलिट्री टेंशन हो गया है, वो 40 वर्षों में सबसे गहरा गया है। इससे ज़्यादा टेंशन 40 वर्ष में कभी नहीं देखा गया। अभी जो चाइना और ताइवान के बीच मिलिट्री टेंशन है, ऐसा टेंशन 40 वर्ष में कभी नहीं हुआ, इसलिए बड़ी खबर है और कवर करना ज़रूरी है। अब समझते हैं पूरी न्यूज़ है क्या। देखिए, ये आपको पहली बात तो थोड़ा सा चाइना और ताइवान के इतिहास के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है समझना। देखिए, जैसे हमारे देश में हमने आज़ादी लड़ी किससे? हमने अंग्रेज़ों से लड़ी, हमने अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल फेंका। ऐसे ही बहुत सारे देशों ने दूसरे देशों से आज़ादी लड़ी। चाइना का मामला थोड़ा सा अलग था। चाइना में क्या था कि गृह युद्ध हुआ, सिविल वॉर हुआ क्या कि वहाँ पर दो गुट थे। एक तो गुट था राष्ट्रवादी और दूसरा गुट था कम्युनिस्ट। अब दोनों के बीच 1949 में एक वॉर हुई और उस वॉर में हुआ क्या कि कम्युनिस्ट जीत गए और जो राष्ट्रवादी थे उनको मुख्य भूमि चाइना की थी उसको छोड़कर दक्षिण में एक द्वीप था जिसे हम ताइवान के नाम से अभी जानते हैं, वहां पर शरण लेनी पड़ी। तो यहाँ पर कौन आ गया? यहाँ पर जो मुख्य भूमि थी वहां पर गृह युद्ध में कम्युनिस्ट जीते थे तो वो स्थापित हो गए और राष्ट्रवादियों को चीन छोड़ना पड़ा और वो दक्षिण में आकर स्थापित हो गए। इसे ही हम ताइवान जानते हैं। अब अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो मुख्य भूमि का नाम है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर हम ताइवान की बात करें तो इसको बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगर हम उसके बाद मुख्य भूमि की बात करें तो यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, यहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है यानी लोकतांत्रिक जो सरकार है। अगर हम यहाँ की पॉपुलेशन की बात करें तो 1.3 बिलियन है, मतलब लगभग 130 करोड़। यहाँ की बहुत कम है, आपको यहाँ पर मिल जाएगी, लगभग आपको मिलेगी 23.7 मिलियन। तो ये बेसिक अंतर है पहली चीज़। यानी चाइना और ताइवान पहले एक ही देश हुआ करते थे, लेकिन 1949 में 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर गृह युद्ध हुआ। उस गृह युद्ध में कम्युनिस्टों की जीत हुई, कम्युनिस्ट मुख्य भूमि पर रहे और राष्ट्रवादी पराजय झेलने के बाद दक्षिण के द्वीप पर आ गए। ये यहाँ की छोटी सी घटना है। दोनों देशों के बीच संबंध बहुत खराब रहे, या दोनों जो लैंड के लोग थे, एक ही देश के थे, इनके संबंध खराब होते गए। फिर क्या हुआ कि जो 1980 आया तो 1980 में चाइना ने एक सिस्टम मतलब रखा कि इसके तहत हम दोनों देश जुड़ सकते हैं। चाइना ने कहा 1 नेशन 2 सिस्टम, 1 नेशन 2 सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ ये समझिए। देखिए, चाइना ने कहा कि हम एक नेशन अगर घोषित कर दीजिए, आप ताइवान से कहा कि आप घोषित करो कि आप भी चीन का भाग हो, तो हम एक नेशन मानेंगे, 2 सिस्टम हो सकते हैं और हम आपको स्वायत्ता देंगे, यानी हम आपको जबरन आपके ऊपर अधिकार नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम आपके शासन संचालन में कुछ हस्तक्षेप करें। साफ साफ कहा चीन ने कि हम ऐसा करते हैं, एक राष्ट्र बन जाते हैं और 2 सिस्टम रहेंगे, हमारी मुख्य भूमि वाला अलग सिस्टम और आपका अलग सिस्टम। लेकिन ताइवान ने इसको सिरे से नकार कर दिया और ताइवान ने इसको नहीं माना। हालांकि आप देखेंगे कि बाद में 1990s में चाइना और ताइवान में ट्रेड रिलेशन, व्यापारिक संबंध थोड़े बहुत से होने लगे हैं। अब खबर क्या है कि अभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि चाइना ने ताइवान के ऊपर से 52 फाइटर एयरक्राफ्ट गुजार दिए हैं, या बहुत सारा चाइना बहुत प्रकार की ताइवान के ऊपर से सैन्य गतिविधियां कर रहा है। तो ये पूरी दुनिया के समक्ष समस्या है और ताइवान ने पूरी दुनिया से आह्वान भी किया है कि अगर दुनिया ने हमें नहीं बचाया तो चाइना बहुत जल्दी हमारे ऊपर मिलिट्री एक्शन करके कब्जा ले लेगा। अब एक चीज़ और है, आपको पता है कि कुछ दिन पहले एक खबर थी चाइना की मीडिया में, एक मतलब 2003 का एक आर्टिकल वायरल हो रहा था और आर्टिकल में जिक्र क्या था कि चाइना 2025 तक ताइवान पर कब्जा कर लेगा और 2040 35 से 40 तक भारत के अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा कर लेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये जो भी अफवाहें हैं ये किसी प्रकार की मतलब किसी सबूत के आधार पर नहीं है, ये भी तय है कि चाइना की मंशा भी यही है। तो ताइवान इस बात से लेकर चिंतित है और चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, वर्तमान राष्ट्रपति, वो जो उनका ग्रेटर चाइना का कॉन्सेप्ट है उसमें दुनिया के बहुत सारे देश सम्मिलित होते हैं। उसमें भारत का अरुणाचल प्रदेश भी जाता है और उसमें ताइवान भी जाता है, उसमें वियतनाम का कुछ भाग भी जाता है, उसमें मंगोलिया का कुछ भाग भी जाता है, उसमें रसिया का भी कुछ भाग जाता है। तो ये चाइना की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अब हम देखते हैं कि चाइना क्यों ऐसा हो गया है कि अचानक से चाइना ने ताइवान के ऊपर से फाइटर एयरक्राफ्ट गुजारने शुरू कर दिए हैं। यह ताइवान के ऊपर सैनिक दृष्टि से
मतलब प्रभाव डालना शुरू कर दिया, प्रेशर डालना शुरू कर दिया, ताइवान को मजबूर करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं इसके कारण क्या। देखिए, सबसे पहला कारण है वन चाइना पॉलिसी का। वन चाइना पॉलिसी क्या है? देखिए, चाइना ने एक पॉलिसी घोषित की। चाइना ने कहा कि अगर आपको चीन से अच्छे संबंध रखने हैं तो आपको इनसे संबंध तोड़ने पड़ेंगे। इसी को हम वन चाइना पॉलिसी के नाम से जानते हैं। फिर बोल रहा हूँ, चाइना ने वन चाइना पॉलिसी की घोषणा की। कहा कि अगर आपको मुख्य भूमि चाइना से अपने संबंध रखने हैं तो आपको ताइवान से अपने संबंध तोड़ने पड़ेंगे। अभी चाइना क्या देख रहा है कि बहुत सारे जो देश हैं वो ताइवान का काफ़ी पक्ष ले रहे हैं। जैसे जापान ने कहा है कि ताइवान पर अगर कुछ हुआ तो हम सहायता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि अगर चाइना जो है ताइवान पर जबरन नियंत्रण करेगा तो हम ताइवान की तरफ से लड़ाई करेंगे। इसी तरह लोग यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरफ भी देख रहे हैं कि शायद जब चाइना ताइवान की तरफ आए तो अमेरिका भी कुछ ना कुछ करे। तो सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? भी वन चाइना पॉलिसी है। बहुत सारे देश जो पहले वन चाइना पॉलिसी को मानते थे, सिर्फ इस वाले मुख्य भूमि को चाइना मानते थे, अभी धीरे धीरे इससे भी संबंध अच्छे कर रहे हैं। और ये चाइना के लिए सुगम नहीं है। चाइना इसके मतलब अच्छा फील नहीं करता है, चाइना असहज होता है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको पता है कि अभी हाल ही में 3 देशों का एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप हुई है। इसको हम जानते हैं ऑकस नाम से। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ये एक प्रकार का सिक्योरिटी पार्टनरशिप है जो 3 देशों के बीच साइन हुआ है। 3 देश मतलब एक तो अमेरिका हो गया, दूसरा ब्रिटेन हो गया और तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। इस जो ये पैक्ट साइन हुआ है, जो समझौता साइन हुआ है, जो एग्रीमेंट हुआ है, इसके माध्यम से क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, यानी ये जो रीजन है यहाँ पर आपको साउथ में ऑस्ट्रेलिया मिलेगा, तो इस पैक्ट का मुख्य उद्देश्य यही कि इस पूरे क्षेत्र में स्टेबिलिटी स्थापित की जाए। और इसी क्रम में जो यूएसए हैं और जो यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन है, ये दोनों ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रदान करेंगे या परमाणु पनडुब्बियां प्रदान करेंगे। और अगर एक बार ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन आ गई तो इससे चाइना बहुत असहज है। चाइना अमेरिका और ब्रिटेन से कह रहा है कि आप ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन क्यों प्रदान कर रहे हैं? इसका मतलब है कि आप मेरे लिए प्रदान कर रहे हैं। अब अगर ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन मिलती हैं तो इंडो पैसिफिक में भारत को ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि इस पूरे रीजन में जो आर्मी की दृष्टि से अगर चाइना को कोई टैकल कर सकता है तो भारत है। अब भारत के अलावा अगर आप देशों को देखो तो बहुत छोटे हैं और उनकी सैन्य शक्ति इतनी मजबूत नहीं है। तो अगर यूएसए और यूके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन या परमाणु पनडुब्बियां देते हैं तो इंडो पैसिफिक रीजन में भारत के ऑस्ट्रेलिया से वैसे भी अच्छे संबंध हैं, तो एक कॉपरेशन डेवलप हो सकता है चाइना के खिलाफ। तो चाइना का इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, चाइना के ऊपर इस पूरे ऑकस का प्रेशर पड़ रहा है, इसलिए चाइना इस समय थोड़ा सा उत्तेजित दिखाई दे रहा है। तीसरा अगर प्रमुख बिंदु हम देखें तो आपको पता है कि भारत मालाबार एक्सरसाइज करवाता है। मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच होती है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया। और ये चारों जो देश हैं ये लगभग चाइना की खिलाफत करते हैं। और इसके बारे में अक्सर चीन ये बोलता है कि भारत इसके माध्यम से दुनिया के देशों को एशिया के मामले में दखलंदाजी करने के लिए लाता है। इसी तरह अगर हम देखें कि आपको पता है क्वाड नामक समूह है, भले वो इनफॉर्मल या अनौपचारिक समूह हो, लेकिन उसके माध्यम से भी ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका एकत्रित होते हैं। तो वहाँ पर भी चाइना असहज होता है और वो कहता है कि चाइना के खिलाफ एक प्रकार का झुंड बन रहा है, एक प्रकार का गुट बन रहा है, ये बोला जाता है। उसके अलावा अगर हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लगातार ताइवान की हथियारों के मामले में मदद कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आपको पता है कि अमेरिका ताइवान को F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट दे रहा है, अमेरिका ताइवान को मॉडर्न ड्रोन दे रहा है, अमेरिका ताइवान को हार्पून मिसाइल दे रहा है। तो इससे भी चाइना असहज है। दूसरा जो उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि हाल ही में एक खबर आई कि अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर किसको बोलते हैं ये आप देख रहे हो, जिस पर एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं विमान वाहक पोत। तो अभी अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर कहाँ पर पहुँच गया है? इंडो पैसिफिक रीजन में पहुँच गया, यानी जो साउथ चाइना सी है, ये देखिए आपको दिखेगा चाइना के दक्षिणी क्षेत्र में एकदम ताइवान के पास, ये चाइना, ये ताइवान, तो यहाँ पर पहुँच गया है।
जो उसका नाम क्या है, उसका नाम है रूजवेल्ट, यानी अमेरिका का रूजवेल्ट नामक एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी में पहुंच गया है। और इस बात से चीन बहुत ज़्यादा असहज है और इसीलिए उसने ताइवान पर अपना प्रेशर बढ़ा दिया है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिनके कारण चीन असहज है और वो इस प्रकार की उत्तेजना भरी कार्यवाही कर रहा है, लगातार एयरक्राफ्ट गुजार रहा है। तो दुनिया के कई देश ये सोच भी रहे हैं कि किसी भी दिन आप देखेंगे कि आपको पहला आर्टिकल न्यूज़ में मिलेगा कि ताइवान पर चाइना ने कब्जा कर लिया। क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप थे तो एक मामला ये था कि वो सैनिक कार्यवाही कर भी सकते थे चीन के खिलाफ। अभी जो आपके ये जो नए वाले राष्ट्रपति हैं जो बाइडन, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है करना क्या है। अभी भी ये इस पूरे मुद्दे को बहुत हल्के से ले रहे हैं, वैसी ही बातें कर रहे हैं जैसे इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ की थी कि हम तालिबान नहीं कब्जा कर पाएगा। मतलब जो भी इन्होंने हवाबाजी अफगानिस्तान में की थी, लगभग वैसी हवाबाजी ये ताइवान के केस में कर रहे हैं। समस्या ये है कि ताइवान में अभी तक अमेरिका ने अपनी सेना नहीं भेजी है। तो सबसे बड़ा जो नियत पर अमेरिका के शंका होती है वो इसी संदर्भ में होती है कि अगर आप दुनिया के लीडर हो, पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है, और जब भी ताइवान पर हमला होगा तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, तो अभी तक आपने ताइवान में अपने कुछ सैनिक क्यों नहीं भेजे हैं। अगर आप देखो तो अमेरिका ने जापान की सुरक्षा का उनके साथ समझौता है, तो जापान में अमेरिकी सैनिक हैं, साउथ कोरिया में हैं, लेकिन ताइवान में अभी तक एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं है। इसलिए जो बाइडेन की जो भी बातें हैं उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास किया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर ये कुछ समस्याएं हैं। अब हम देखते हैं कि भारत कहाँ पर खड़ा है इस सारे मुद्दे में। अगर हम भारत की बात करें तो भारत 1949 से ही वन चाइना पॉलिसी को मानता है, यानी 1949 से। हालांकि भारत में वन चाइना पॉलिसी का बहुत ज़्यादा विरोध भी होता रहा है। हम 1962 वॉर भी चाइना से हारे, लेकिन हम फिर भी वन चाइना पॉलिसी उनकी मानते हैं। वन चाइना पॉलिसी का मतलब है कि चाइना ने, आपको पता है, 1950s में तिब्बत पर अटैक करके जबरन नियंत्रण कर लिया। इसी तरह चाइना कहता है कि ताइवान हमारा हिस्सा है, और भारत वन चाइना पॉलिसी के तहत तिब्बत को भी चाइना का हिस्सा मानता है और ताइवान को भी चाइना का हिस्सा मानता है, ताकि चाइना नाराज ना हो जाए। अब हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं कि चाइना से कहना चाहिए कि हम आपकी वन चाइना पॉलिसी का अगर पालन कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप वन इंडिया पॉलिसी का पालन करो। कैसे? आप कहो कि पीओके हमारा भाग है, जो पाक ने हमारे कश्मीर पर ज़बरदस्ती नियंत्रण कर रखा है, आप उसको बोलिए कि वो हमारा भाग है, क्योंकि हम आपकी वन चाइना पॉलिसी का पालन 1949 से कर रहे हैं। हमने हमेशा वही किया है जो आपने कहा है। आपकी हमने एकता और अखंडता पर कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया है। तो अभी भारत को ये पक्ष रखना बहुत ज़रूरी है। भारत इस प्रकार की बातें रख सकता है। साथ ही साथ आप एक चीज़ और देखेंगे कि अभी क्या हुआ है कि चाइना, आप देखिए कि अभी कल या परसों में न्यूज़ थी कि चाइना के कुछ सैनिक भारत के तवांग में, यानी अरुणाचल प्रदेश में घुसने लगे हैं, तो वहाँ पर भारतीय सैनिकों ने उनको रोका है। तो चाइना अभी इंडियन बॉर्डर्स पर भी एग्रेशन बढ़ा रहा है। तो ये पूरी चीज़ें समझनी होंगी। तो ऐसा तो नहीं है कि ताइवान टारगेट हो और भारत की तरफ प्रेशर डाला जा रहा हो कि दूसरा फ्रंट ना खुल जाए, उधरी से सिर्फ ताइवान को बैलेंस किया जाए। क्योंकि अगर चाइना ताइवान का अभियान करेगा तो चाइना नहीं चाहेगा कि उसकी सेना को दूसरे फ्रंट पर, यानी वेस्ट पर भी कुछ झेलना पड़े या किसी प्रकार की कोई लड़ाई करनी पड़े। तो हो सकता है इसको इस संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि चाइना ताइवान पर नियंत्रण करना चाह रहा हो, लेकिन उसके पहले भारत को शांत करना चाहता हो, क्योंकि उनकी एग्रेसिव पॉलिसी है भी। तो ये पूरा मामला रहा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अभी लगातार आप देखेंगे न्यूज़पेपर में ऐसा आएगा कि आज फिर से चाइना के फाइटर एयरक्राफ्ट ताइवान के ऊपर से निकल गए। अब कोई छोटी कंट्री के ऊपर अगर कोई बड़ी कंट्री जिसकी एयरफोर्स बहुत मजबूत है तो वो इस प्रकार के एयरक्राफ्ट निकाल देती है, तो छोटी कंट्री का असहज होना या डरना तो तय है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। तो ये रही पूरी न्यूज़। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम चलेंगे आज की पांचवी और आखिरी खबर पर। चलिए समझते हैं ये न्यूज़ क्या। देखिए, द हिंदू का आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंडियन फोर्सेस टू कैरी आउट एक्सरसाइज विथ यूके। भारतीय सेना यूनाइटेड किंगडम के साथ एक्सरसाइज कर रही है, संयुक्त एक्सरसाइज कर रही है। और इस एक्सरसाइज का नाम क्या है? अजय वॉरियर। ठीक है ना। तो
तो ये 2017 नहीं है, ये अभी एक्सरसाइज हो रही है कहाँ पर, उत्तराखंड में। इस बात को याद रखिएगा, ये दूसरा लग गया, लेकिन इतना याद रखिएगा कि जो भारत की सेना है वो ब्रिटेन की मिलिट्री के साथ उत्तराखंड में एक्सरसाइज कर रही है और इस एक्सरसाइज का नाम है अजय वॉरियर। अब एक्सरसाइज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं अगर उन पे मैं गौर करूं तो याद रखिएगा एक्सरसाइज का नाम पूछा जाता है और पूछा जाता है कि भारत ये एक्सरसाइज किस देश के साथ करता है। तो अभी मैंने जिसकी एक्सरसाइज की बात की है उसका नाम क्या है, अजय वॉरियर। ये एक प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो इस बात को याद रखिएगा कि ये एक प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसी तरह भारत जो है वो यूनाइटेड किंगडम के साथ कोंकण नामक एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज करता है। इसी तरह भारत यूके के साथ या ब्रिटेन के साथ इंद्रधनुष नामक एयरफोर्स एक्सरसाइज करता है। अब ये कुछ देश दिए गए हैं, इनके साथ भारत की एक्सरसाइज दी गई है, इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा क्योंकि जो एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन आता है वो बेसिकली एक्सरसाइज के अंदर नहीं जाते हैं। बड़े एग्जाम्स में भी डायरेक्ट एक्सरसाइज का नाम आता है और पूछा जाता है कि भारत ये वाली एक्सरसाइज किस देश के साथ करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रख लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले गरुण शक्ति इंडोनेशिया के साथ, इक्वेरियन मालदीव के साथ, हैंड इन हैंड इंपॉर्टेंट चाइना के साथ, कुरुक्षेत्र सिंगापुर के साथ, मित्र शक्ति श्रीलंका के साथ, नोमैडिक एलिफेंट इंपॉर्टेंट है मंगोलिया के साथ, शक्ति फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ और युद्ध अभ्यास इंपॉर्टेंट है अमेरिका के साथ। तो इनको आप अपनी कॉपी में कहीं पर लिख लीजिएगा। देखिए ये दिया हुआ है पूरा, आप इधर एक्सरसाइज का नाम लिखिए, इधर देश का नाम लिखिए और इनको रट डालिए क्योंकि रटने के सिवा इसमें कोई लॉजिक नहीं है। आपको एक्सरसाइज का नाम और संबंधित देश का नाम पता होना चाहिए। तो ये रही एक्सरसाइज। और अगर ये क्यों की जाती है थोड़ा बहुत इस संदर्भ में बात कर लें तो बेसिकली ये अल्टरनेटिव आधार पर होती हैं। एक साल आपको दिखेंगी यूनाइटेड किंगडम में, फिर अगली बार आपको दिखेंगी इंडिया में। होती क्यों है, इसका मुख्य उद्देश्य, मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि दोनों देश मिलिट्री से संबंधित या नेवल अगर एक्सरसाइज हो रही है या एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो रही है तो दोनों देश अपनी एक्सपर्टीज़ को शेयर कर सके एक दूसरे से। यानी इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि दोनों के पास जो भी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं, जो भी आर्मी से रिलेटेड या एयरफोर्स से रिलेटेड या नेवी से रिलेटेड, उनको साझा की जाए और साथ ही साथ एक प्रकार का कॉपरेशन बनाया जाए ताकि अगर भविष्य में कभी दोनों देशों की सेनाओं को किसी संयुक्त अभियान में लगना पड़े तो वहाँ पर अच्छे से कॉपरेशन के साथ काम हो सके। तो इसमें बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सरसाइज के नाम पर पूछा जाता है कि ये इस देश के साथ कौन सी एक्सरसाइज की जाती है। तो उम्मीद है आप लोग इस न्यूज़ को भी समझ पाए होंगे। अब इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, कल फिर मुलाकात होगी देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए।